अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेंसिटी। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मास एंड वेट। और आज के टॉपिक में हम डेंसिटी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ चुके हैं कि मास क्या होता है और इसका जो फॉर्मूला है, इसको डेंसिटी को शो किया जाता है रो से। इसका जो फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू, रो बेसिकली डेंसिटी का साइन है, mass divided by volume. Mass is a scalar quantity and volume is also a scalar quantity. That is why density is a scalar quantity. और इसका जो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेसिक एक इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। If we want to find the density of certain object, first of all we need to find the mass of object. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम डिजिटल बैलेंस से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास मास और वॉल्यूम होने चाहिए। तो मास और वॉल्यूम को कैसे फाइंड करते हैं? मास को फाइंड किया जाता है डिजिटल बैलेंस से मेनली। वॉल्यूम को कैसे फाइंड किया जाता है? वॉल्यूम को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, लाइक स्फीयर है या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं। और दूसरा है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, जिनकी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती, जैसे एक स्टोन है, वुडन ब्लॉक है। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इरेगुलर शेप्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट्स रेगुलर शेप्ड हों या इरेगुलर शेप्ड हों, मास जो है वो डिजिटल बैलेंस से मेजर होता है। बात हमने करनी है डिस्कस वॉल्यूम की, कि इस केस में हमने वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, लाइक स्फीयर है, एक स्फीयर हमारे पास है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई कांस्टेंट है। आर जो है ये बेसिकली एक वेरिएबल है। ये आर क्यूब बेसिकली, आर जो है यहाँ पर एक वेरिएबल है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम किसी ना किसी डिवाइस से या इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। तो जब हम आर को फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। इसी तरह अगर एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। थ्री डायमेंशन होती हैं। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, विड्थ है या हाइट है, इसको हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके हम वॉल्यूम फाइंड करके डेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो इट मींस कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है तो सबसे पहले ये जो डायमेंशंस हैं इसकी वो फाइंड आउट करते हैं। और डायमेंशन जो है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमने फाइंड क्या करना है। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम डेंसिटी को यूं फाइंड करते हैं। अब सेकंड केस आ जाता है इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक स्टोन है जो वेल डिफाइंड नहीं होता। उस केस में हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें वॉल्यूम का कोई जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते, इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड हम यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। और फिर इसी फॉर्मूला में एम ओवर वी में वैल्यूज को पुट करके हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक हम क्वेश्चन करेंगे एंड पर पास पेपर का, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है डेंसिटी के। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डिपेंडेंस पर, कि डेंसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर्मूला से हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो इट मींस फर्स्ट फैक्टर इज मास।
इसका मतलब है डेंसिटी जो है द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, विद वन कंडीशन, वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस इज वॉल्यूम डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, प्रोवाइडेड दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है, अगर आप मास को कम या ज्यादा नहीं कर रहे तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होंगे। एंड थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, ये तीसरा फैक्टर है। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है। सपोज मेरे पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, पानी का एक छोटा सा कतरा, और एक मेरे पास है ग्लास ऑफ वाटर। ये कोई बीकर है या गिलास है, दिस इज फुल ऑफ वाटर। ये गिलास फुल ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन ये है, विच वन इज मोर डेंसर। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज मोर डेंसर, तो क्या आंसर होगा? आप सोचें, वीडियो को पॉज करें, आप सोचें कि इसमें से कौन सा जो है वो डेंसर होगा मोर, और कौन सा लेस डेंस होगा। तो स्टूडेंट्स मेरा ये ख्याल है कि आप लोग ये कहेंगे कि चूंकि सर ग्लास ऑफ वाटर में बहुत ज़्यादा वाटर है, उसका मास भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ग्लास ऑफ वाटर जो है वो मोर डेंसर होगा एज कंपेयर टू ड्रॉप ऑफ वाटर। जाहिर बात है देखने में भी यही लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ग्लास ऑफ वाटर और ड्रॉप ऑफ वाटर बोथ हैव सेम डेंसिटी। ये इसका आंसर है। मैं अब आपको ये समझाता हूं कैसे। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? किसी की भी नहीं। क्यों? ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर पर। डेंसिटी है मैस ओवर वॉल्यूम। मैं फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ। जब भी आपने डेंसिटी को डिस्कस करना है, मैस और वॉल्यूम दोनों को ही आपने कंसीडर करना है। मैस मीन्स हाउ मच स्टफ या हाउ मेनी एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम मीन्स हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दैट स्टफ, कि इस स्टफ ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। वॉल्यूम हमें यह बताता है। तो देखें ड्रॉप ऑफ वाटर में मैस कम है एज कंपेयर टू ग्लास ऑफ वाटर, ये फुल ऑफ वाटर। अगर स्टूडेंट्स इसका मैस कम है तो जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है वो भी तो कम है। इसका मैस कम है इन कंपैरिजन विद दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है इन कंपैरिजन विद दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो इसकी स्पेस ऑक्यूपाइड भी कम है। तो मैस कम है तो वॉल्यूम भी इसका कम है। इसका अगर मैस ज्यादा है तो इसने स्पेस जो ऑक्यूपाई की है वो भी ज्यादा है। तो जब दोनों फैक्टर्स इक्वली इंक्रीज करेंगे, इक्वली डिक्रीज करेंगे, तो इनका जो रिजल्ट है वो आपके पास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज व्हाई ए ड्रॉप ऑफ वाटर और एक ग्लास ऑफ वाटर जो है दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी। तो इसे कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज दोनों की नेचर सेम है, दोनों वाटर हैं। तो नेचर सेम होने की वजह से दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी। तो अगर नेचर सेम है तो इसका मतलब है साइज डिपेंड नहीं करता, शेप डिपेंड नहीं करती। नेचर अगर सेम है तो इसका मतलब है डेंसिटी इज सेम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है। इसके बाद दो फैक्टर्स और हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और ये जो दो फैक्टर्स हैं ना, ये आप लोगों ने याद करने हैं। लेकिन ये फैक्टर्स जो हमने यूज करने हैं ये थर्मल फिजिक्स में यूज होने हैं। ये जो O2 या O3 के स्टूडेंट्स हैं वो जो ये अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इट मींस कि उनको पता होगा थर्मल फिजिक्स के बारे में। और जो O1 के स्टूडेंट्स हैं वो ये ज़हन में रखेंगे जो अब मैंने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो डेंसिटी से रेलिवेंट ही हैं, डेंसिटी की डिपेंडेंस को शो करते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को हम यूज करेंगे थर्मल फिजिक्स में।
तो फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? अब देखें, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अपवर्ड एरो मीन इंक्रीज, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड करता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन मींस वो ज्यादा अब जो स्पेस है ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जांपल, पहले अगर ये था, अब वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसका साइज ये वाला हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले ये था, तो उसने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई की है। मोर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी यूज दिस वर्ड एक्सपेंशन। तो अगर एक्सपेंशन हुई है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो इट मीन उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और हमने ये पढ़ा है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्स है। सो इट मींस डेंसिटी विल डिक्रीज। तो यहां से आपने याद रखना है कि टेम्परेचर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। फॉर्मूला वाइज नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपने याद रखना है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, व्हेन प्रेशर विल इंक्रीज, व्हाट हैपेंस विद द गैस मॉलिक्यूल्स? सपोज ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इन पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर के एक्सर्ट होने से गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। व्हेन वी एक्सर्ट प्रेशर ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, देन these molecules start moving close to each other। और इनका जो है वो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इट मीन्स के अब इन्होंने लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस पोजीशन। तो लेस स्पेस मींस प्रेशर के इंक्रीज करने से गैस मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, लेस स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की, इट मींस वॉल्यूम उनका डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इट मींस डेंसिटी विल इंक्रीज। तो प्रेशर और डेंसिटी का ये रिलेशन आपने याद रखना है कि यहाँ से आप याद याद रखने के लिए सिर्फ अपने माइंड में इसको रख लें कि प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट होता है। इसमें ये जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन है, इससे हमें पता चलता है कि ये सारा प्रोसेस ऐसे क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डिपेंडेंस थी। इसके बाद दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, और उसके बाद फिर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। दो पॉइंट्स हैं, आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंक कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक जो बहरी जहाज होता है वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करता है, लेकिन अगर एक नीडल को मैं थ्रो करूं पानी में तो वो सिंक हो जाएगी। ऐसा क्यों है और कैसे होता है? हमें कैसे पता चले कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक होगा? ये भी डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट हमें बताएगा सारा। फ्लोटिंग के केस में आपने याद रखना है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than density of water, then this object will float on the surface of water. And in case of sink, if density of object is greater than density of water, it will sink in the water। अब हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने स्टोन की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन। अब देखें, स्टोन एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसकी डायमेंशन हर तरफ से वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा। और इसमें जो मैस है वो उसने फाइंड आउट किया है बैलेंस से। जब स्टोन प्लेस नहीं किया था तो मैस था 50 ग्राम, और जब स्टोन प्लेस किया तो उस वक्त मैस हुआ 92.5 ग्राम। ये 55 से 92.5 का जो इंक्रीज है ना, ये बेसिकली स्टोन का मैस है। तो स्टोन का मैस फाइंड करने के लिए 92.5 माइनस 55 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन।
Before putting the stone, volume of liquid was 20 centimeter cube, or when we put stone into the water, uh, water level increases to 35 centimeter cube. तो इसका मतलब है स्टोन को प्लेस करने के बाद जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर गया 35 तक। तो ये जो वाटर लेवल इंक्रीज किया है ना, ये बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो फाइनल वॉल्यूम 35 एंड इनिशियल वॉल्यूम वाज 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन सी, एंड दिस इज द राइट आंसर। इसको आप यहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। The next question है, diagram shows the inside of refrigerator when switched on, what happens to the air near the cooling unit। तो क्वेश्चन में वर्ड जो है वो कूलिंग का है। कूलिंग जो है वो हीटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब भी हम किसी चीज को कूल करते हैं तो कूलिंग से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो गैस मॉलिक्यूल्स जो या एयर मॉलिक्यूल जो हैं वो अगर पहले वेरी फार अपार्ट थे तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और हीटिंग में एक्सपेंशन होती है। और जब हम कूलिंग करेंगे तो कूलिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन होगी या कंप्रेशन होगी, जिसमें गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। जब गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इट मींस दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इट मींस इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, एक तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर हैं और दूसरा डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गिवन डेटा। जो थिकनेस है इसको मैं टी के साथ डिनोट करूंगा, 2 मिलीमीटर, ये होता है मिलीमीटर, ठीक है। और जो कॉइन की सरफेस का फेस का जो एरिया है वो है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमने मैच फाइंड करना है। रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो एम इज इक्वल टू रो वी। डेंसिटी जो है 19 है, थिकनेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। अच्छा, अब कई दफ़ा यहाँ पर कंफ्यूजन आती है यूनिट्स की कि क्या इनको ऐसे यूनिट्स में हमने कन्वर्ट करना है या नहीं करना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कैसे पता चले, इसमें हमें पता चलेगा जो ऑप्शंस हैं उनसे। देखें, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में जो मैथ्स का यूनिट है वो उसने ग्राम जो है यूज किया है। तो इट मीन्स कि हमने इनको फर्दर केजी में कन्वर्ट करना नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो डेंसिटी की वैल्यू 19 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, दिस इज द वॉल्यूम। 19 मल्टीप्लाई बाय एरिया है 4.5, थिकनेस है 2 मिलीमीटर। अब देखें, यहाँ पर एक कंफ्यूजन और आती है कि एरिया सेंटीमीटर सेंटी में है और जो थिकनेस है वो मिली में है। तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर दें कि हर क्वांटिटी जो है या सेम प्रीफिक्स में हो। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो क्वांटिटी भी हम यूज कर रहे हैं उसके जो प्रीफिक्स हैं वो सेम होने चाहिए। तब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। तो या तो डेंसिटी को और एरिया को आप मिली में ले जाएं, या इस थिकनेस को आप मिली से सेंटी में कन्वर्ट कर लें। तो आई थिंक थिकनेस को कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सेंटी होता है 10⁻⁻²। 10⁻⁻³ जो है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो इसको हम यूं लिखते हैं मीटर।
ये वाला जो है ये बनेगा सेंटीमीटर और रह गया 2 × 10⁻⁻1 या इसको आप लिख सकते हो 2/10 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस जो है वो आ गई 0.2 सेंटीमीटर। इसका जो प्रीफिक्स है वो हमने सेम किया। अब कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 17 ग्राम एंड दिस इज द राइट आंसर और ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक डेंसिटी से रेलिवेंट। इसमें हमने डिटेल के साथ इसे डिस्कस किया है। आप इसकी रिवीजन करें, इसको स्टडी करें, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, कोई इशू हो तो मेरे साथ उसे आप लाजमी डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज।